वेलकम टू हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस। बच्चों, आप सभी का हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग, आपको पता ही है कि बेटे जो हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, हम लोग 12th क्लास की इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे हैं। और उसमें जो कॉन्सेप्ट फिलहाल चल रहा था वो चल रहा था मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग। ये कॉन्सेप्ट है 12th क्लास का मैक्रो इकोनॉमिक्स का, समष्टि अर्थशास्त्र। उसमें मुद्रा वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है, दो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है बेटे, मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने तीन लास्ट क्लासेस के अंदर, तीन लास्ट जो मेरी वीडियोस हैं उसके अंदर मैंने ऑलरेडी मुद्रा वाला कॉन्सेप्ट चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस में प्लेलिस्ट के अंदर मनी एंड बैंकिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट है। उसमें आपको वो तीनों वीडियोस हिंदी मीडियम में बच्चों के लिए आपको अवेलेबल है। और उसी प्लेलिस्ट के अंदर मैं ये बैंकिंग के जो आज क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये भी उसी प्लेलिस्ट में मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको, मनी एंड बैंकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक ही प्लेलिस्ट में एक जगह मिल जाए। राइट। तो चलिए बात करते हैं हम इस कॉन्सेप्ट के जो सेकंड चैप्टर है बैंकिंग। तो बैंकिंग का जो चैप्टर है बेटे, बैंकिंग में हमको बेसिकली दो तरह के बैंक्स के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। एक होता है हमारा वाणिज्यिक बैंक, जिसे कमर्शियल बैंक भी कहते हैं। दूसरा होता है सेंट्रल बैंक, यानी कि केंद्रीय बैंक। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और क्या क्या पढ़ेंगे मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करता हूँ मैं क्लास लेना। वाणिज्यिक बैंकों के बारे में हम लोग उसकी हल्की फुल्की डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका कि वाणिज्यिक बैंक साख निर्माण कैसे करते हैं, उसकी प्रक्रिया समझा दीजिए। पहले तो बेटे 6-6 नंबर तक का, 4-4 नंबर तक का क्वेश्चन आता था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम डन करेंगे। बेसिकली वाणिज्यिक बैंक में यही एक मेन टॉपिक है। केंद्रीय बैंक की बात मैं अगर करूं तो केंद्रीय बैंक के अंदर बेटे एक तो केंद्रीय बैंक के कार्य, 5 या 6 कार्य हैं उसके, वो स्टडी करे जाएंगे। और केंद्रीय बैंक साख निर्माण की प्रक्रिया को किस प्रकार नियंत्रित करता है, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो बात अलग है कि सीबीएसई ने उसको इस ईयर के लिए डिडक्ट कर दिया है, लेकिन वो सेकंड टर्म में आपको आएगा। वहां पर भी एक अलग चैप्टर में इसके अंदर उसको स्टडी किया जाता है। तो इसलिए मैं इसी चैप्टर में इसको स्टडी करवा दूँ। ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम वाणिज्यिक बैंकों से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हमारा बैंकिंग है, बैंकिंग का फर्स्ट पार्ट होगा। लेकिन आपको ये जो है, ये जो मनी एंड बैंकिंग की जो प्लेलिस्ट है उसी में सारे के सारे ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। एक मिनट दीजिए मुझे। जी, चैप्टर का नाम लिख लीजिए बेटे, बैंकिंग। चैप्टर का नाम है बैंकिंग। बैंकिंग, जैसा कि मैंने बच्चों आपको बताया कि जो बैंकिंग में है, हम दो तरह की बैंकिंग के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एक तो है वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक, वो किसे कहते हैं। और दूसरा है केंद्रीय बैंक। इन दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहले हम वाणिज्यिक बैंकों के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, पहला ही क्वेश्चन लिख लीजिए बेटे मेरे इस हिसाब से कि भाई वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए। व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक, व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। बेटे इंग्लिश में ना इसका नाम लिख लीजिए, आगे काम आएगा आपको।
कमर्शियल बैंक कहते हैं बेटे इसको, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक। ठीक है, व्यापारिक या वाणिज्य बैंकों को कमर्शियल बैंक कहते हैं। होता क्या है, जरा इसकी लैंग्वेज समझते हैं कि वाणिज्य बैंक किसे कहते हैं। लैंग्वेज देखिए, फिर मैं समझा देता हूं आपको, पहले लिख लीजिए मेरे साथ। इससे अभिप्राय, इससे अभिप्राय, इससे अभिप्राय उन वित्तीय संस्थाओं से होता है, उन वित्तीय संस्थाओं, उन वित्तीय संस्थाओं से होता है, होता है, जो लोगों की, जो लोगों की बचतों को, लोगों की बचतों को स्वीकार करते हैं, लोगों की बचतों को स्वीकार करते हैं, करते हैं तथा उन्हें, तथा उन्हें उपभोग अथवा, उन्हें उपभोग अथवा निवेश के लिए, उन्हें उपभोग अथवा निवेश के लिए उधार देते हैं। उधार मतलब ऋण, उधार देते हैं ताकि लाभ अर्जित किया जा सके, ताकि लाभ अर्जित, कौन लाभ अर्जित करेगा, बैंक, लाभ अर्जित किया जा सके, जा सके। तो कौन से हुए बेटे व्यापारिक बैंक? कौन से होती है? वो वित्तीय संस्थाएं। बेटे वित्तीय संस्थाएं कौन होती है? जो पैसे में डील करती हैं, जो कि पैसे का मेन, उनका बिजनेस पैसा है, पैसे में लेन देन करती है। ठीक है, तो वो वित्तीय संस्थाएं जो लोगों की बचतों को स्वीकार करते हैं, यानी कि बंदे, हम लोग जो पैसा सेव करते हैं, हमारी सेविंग को वो एक्सेप्ट करेंगे, हमारी सेविंग अपने पास रखेंगे, और उन्हें उन्हें मतलब लोगों को उपभोग और निवेश के लिए उधार देते हैं। और अगर हमें पैसे की जरूरत है, चाहे कंजम्पशन के लिए या कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें पैसे की जरूरत है, तो व्यापारिक बैंक हमें उधार भी देते हैं, हमारी सेविंग्स को भी रखते हैं और हमें उधार भी देते हैं। ये सब क्यों करते हैं वो? ताकि लाभ अर्जित किया जा सके। तो उनका जो मेन मकसद होता है व्यापारिक बैंकों का, वो होता है लाभ अर्जित करना। लोगों से पैसा लेते हैं, उनकी सेविंग्स को, और उन्हीं को पैसा उधार देते हैं अलग अलग लोगों को, और इस दौरान वो लाभ अर्जित करते हैं। जितने भी आपको बैंक नजर आते हैं हमारे आसपास, वो ज्यादातर के ऑलमोस्ट सारे ही बैंक जो है वो व्यापारिक बैंक है। तो अगर मैं कुछ व्यापारिक बैंकों के एग्जांपल देना चाहूं, जैसे जैसे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक है, ये सरकारी व्यापारिक बैंक है। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, व्यापारिक बैंक है। प्राइवेट भी व्यापारिक बैंक होते हैं, जैसे एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक व्यापारिक बैंक है, प्राइवेट है लेकिन है व्यापारिक, काम यही करता है ये। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक व्यापारिक बैंक है, एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको नाम दिए व्यापारिक बैंक है। ये क्या करते हैं? लोगों की बचतों को स्वीकार करते हैं और लोगों को निवेश और उपभोग के लिए लोन देते हैं ताकि वो लाभ अर्जित कर सके। ठीक है, वैसे तो व्यापारिक बैंक के जो फंक्शन है वो हमारे कोर्स में नहीं है, तो मैं इसके सारे फंक्शन तो बताऊंगा नहीं, मैं हल्के से दो बातें लिख देता हूं जो कि काम की हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, मैं सारे फंक्शंस नहीं है तो मैं दो मेन फंक्शंस लिख रहा हूं। आप हेडिंग डाल लीजिए, लिखिए व्यापारिक बैंकों के दो मुख्य कार्य। यहाँ पर नोट में लिख लीजिए, उसको एक नोट डाल लीजिए और उसमें लिख लीजिए बात कि भैया फंक्शंस बेटे हमारे ना कोर्स में नहीं है, तो उसके डीप में जाने की जरूरत है नहीं आप लोगों को, बस हल्का से लिख लीजिए। लिखिए मेरे साथ, व्यापारिक बैंकों, व्यापारिक या वाणिज्य भी कह देते हैं, वाणिज्य, ठीक है ना, व्यापारिक
बैंक के दो मुख्य कार्य होते हैं। दो मुख्य, व्यापारिक बैंक के दो मुख्य कार्य होते हैं, जो डेफिनेशन में भी आ रहा है। दो मुख्य कार्य होते हैं, कौन कौन से? नंबर 1, लोगों की बचतों को स्वीकार करना। लोगों की बचतों, लोगों की बचतों को स्वीकार करना। लोगों की बचतों को स्वीकार करना। दूसरा, उधार देना। लोगों को दे या किसी को भी दे, उधार देना। तो ये दो मेन काम होते हैं, ठीक है ना? लोगों की बचतों को स्वीकार करना और लोगों को उधार देना, ये दो मेन काम होते हैं इसके। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ मैं डेफिनेशंस आगे और देता हूं इसके बारे में। चलिए कुछ जमाओं के बारे में आपसे बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये तो हमें पता चल गया व्यापारिक बैंक कौन होते हैं, क्या करते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ डिपॉजिट्स होती है। डिपॉजिट मतलब कुछ पैसे हम लोग बैंकों में जमा करते हैं अलग अलग तरीके से। कितने तरह की डिपॉजिट्स होती हैं वो देख लीजिए। तो क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखना। चेक, चेक होता है ना, चेक। चेक तो पता है ना आपको, जो चेक इशू करते हैं। इंग्लिश में लिख देता हूँ। चेक या मांग जमाएं, चेक या मांग जमाएं किसे कहते हैं? चेक या मांग जमाएं किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो आंसर देखिए, चेक या मांग जमाएं कौन सी होती हैं? देखिए, इससे अभिप्राय, इससे अभिप्राय लोगों की, इससे अभिप्राय लोगों की व्यापारिक बैंकों में जमा, व्यापारिक, लोगों की व्यापारिक बैंकों में उन जमाओं से होता है। उन जमाओं, व्यापारिक बैंकों में उन जमाओं से होता है, होता है जो वे मतलब लोग, जो वे कभी भी, जो वे कभी भी चेक, जो वे कभी भी चेक या अन्य किसी माध्यम से, चेक या अन्य किसी, जैसे एटीएम वगैरह हो गया ना, अन्य किसी माध्यम से निकलवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं। तो जैसे बेटे मैंने बैंक में अपना पैसा रखा, सेविंग अकाउंट का पैसा, एक तरीके से जो मैंने सेविंग अकाउंट में रखा है, वो मैं कभी भी निकलवा सकता हूँ। मैं चेक्स इशू करके भी निकलवा सकता हूँ या एटीएम से भी निकाल सकता हूँ। तो वो पैसा लोगों का, जो लोग बैंकों में, बैंकों से कभी भी निकलवा सकते हैं चेक या अन्य किसी माध्यम से, उसे चेक या मांग जमा कहते हैं। चेक या मांग जमा कहते हैं। सेविंग अकाउंट का पैसा होता है। तो आप बोलेंगे सर हम तो सारे ही, कोई भी पैसा निकाल सकते हैं। नहीं बेटे, आप सारा पैसा नहीं निकाल सकते। मतलब इस अकाउंट का तो सारा पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन एक आपकी समय अवधि जमाएं होती हैं जिसे हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, समय अवधि जमा, वो आप चेक से नहीं निकलवा सकते। इसे, उसे समय अवधि, गैर चेक जमाएं या सावधि जमाएं भी कहते हैं। तो वो लिख लीजिए अगली कौन सी होती है। ये तो समझ में आ गया कि वो जमाएं जो हम कभी भी चेक से या अन्य किसी माध्यम से बैंक से अपने पैसा निकलवा सकते हैं, उसे चेक या मांग जमाएं। तो अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है बेटे, उसे गैर चेक जमाएं, गैर चेक जमाएं, गैर चेक जमाएं या समय अवधि जमाएं, समय अवधि जमाएं
यहाँ एक और होता है इसका, सावधि जमाएं किसे कहते हैं? सावधि जमाएं किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ब्रैकेट में लिख देना, एक तरीके का फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं बेटे हमारे। कौन से हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट्स की बात की जा रही है, जो हम बैंकों में कर देते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट, एफडी कर देते हैं एक निश्चित समय के लिए। तो लिखिए, इससे अभिप्राय इससे अभिप्राय लोगों की, इससे अभिप्राय लोगों की व्यापारिक बैंकों में, लोगों की व्यापारिक बैंकों में, बैंकों में जमा की गई, जमा की गई उस राशि से होता है, जमा की गई उस राशि से होता है, से होता है, जिसे वे एक निश्चित समय, एक निश्चित, एक निश्चित समय के पश्चात, एक निश्चित समय के पश्चात ही निकलवा सकते हैं, ही निकलवा सकते हैं। ठीक है, चेक जमाएं नहीं होती, चेक से नहीं निकलेगा, आपको बैंक में जाना पड़ेगा और जाके अगर आप पहले भी निकलवाना चाहते हैं तो चेक से नहीं निकलेगा। समय अवधि से पहले भी कई बार हम एफडी निकलवा सकते हैं बैंक में से, लेकिन उसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा, अपनी एफडी वगैरह को ब्रेक करना पड़ेगा और फिर आपको वो पैसा मिलेगा। ठीक है, तो चेक जमाए, मांग जमाए, सॉरी गैर चेक जमाए क्या होती है, हमें क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है बेटे हमारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली जमाएं, लिखिए, प्राथमिक जमाएं किसे कहते हैं? प्राथमिक जमाएं, प्राथमिक जमाएं किसे कहते हैं? प्राथमिक जमाएं किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स, प्राइमरी डिपॉजिट्स, प्राथमिक जमाएं किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, पीडी कह देते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, पीडी, पीडी, प्राथमिक जमाएं किसे कहते हैं? जब हम साख निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे तो उस समय बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये। तो लिखिए, इससे अभिप्राय, इससे अभिप्राय लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा अपने व्यापारिक बैंकों में, जो भी उनका बैंक है, पीएनबी वगैरह कोई भी, अपने व्यापारिक बैंकों में, अपने व्यापारिक बैंकों में जमा की जाने वाली, जमा की जाने, एक मिनट, जमा की जाने वाली, जमा की जाने वाली राशि से होता है, राशि से होता है, होता है। मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास पैसा है कुछ, और मैंने अपना पैसा 5,000 रुपए है, और 5,000 रुपए जाके मैंने अपने बैंक एसबीआई में जमा करा दिया। तो पैसा जो मैंने 5,000 रुपए एसबीआई में जमा कराया, वो प्राथमिक जमा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्राथमिक जमा, क्योंकि एक बंदे ने अपने अकाउंट में पैसा जमा।
आप बोलेंगे कि सर वो तो हम सभी कराते हैं अपने अकाउंट में, तो सारी प्राथमिक जमाएं होंगी। नहीं बेटे, सारी प्राथमिक जमाएं नहीं होती हैं। कुछ पैसा बैंक भी जमा करा देता है। वो कौन सा पैसा जमा करा देता है, वो जरा समझते हैं। प्राथमिक जमाएं तो समझ में आ गई। ये वो राशि होती है जो लोग अपने खाते में, अपने अकाउंट में खुद जमा करा देते हैं, उसे कहते हैं प्राथमिक जमाएं। ठीक है। अब दूसरी होती है बेटे हमारी, एक मिनट, एक मिनट दीजिए। हम्म, हम्म, ओके। तो नेक्स्ट जमाएं जो होती हैं बेटे, वो होती है गौण जमाएं। एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए जी। अब लिखिए गौण जमाएं, मैं लिख देता हूं। गौण जमाएं यानी कि द्वितीयक होती हैं, द्वितीयक जमाएं होती हैं। गौण जमाएं किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, गौण जमाएं किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बेटे। गौण जमाएं क्या होती है इंग्लिश में बेटे, इसको हम सेकेंडरी, इंग्लिश में से हम सेकेंडरी और डेरिवेटिव डिपॉजिट्स कहते हैं। डेरिवेटिव, इसे डेरिवेटिव डिपॉजिट्स भी कहा जाता है। डेरिवेटिव डिपॉजिट्स, हिंदी में गौण जमाएं या द्वितीयक जमाएं कहते हैं। द्वितीयक जमाएं, सेकेंडरी। ये कौन सी जमाएं होती है जरा देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पहली प्राथमिक जमाएं मैंने बताई कि बैंक, लोग जब बैंकों में अपना पैसा खुद जमा करते हैं या किसी से करवा लिए, मतलब पैसा खुद जमा कर लेना, तो वो कहलाती है प्राथमिक जमाएं। ये गौण जमाएं क्या होती है कि जब बैंक, ध्यान से सुनना, कि जब बैंक किसी भी व्यक्ति को या किसी को भी ऋण देता है, लोन देता है, तो लोन वे कभी भी वो बेटे कैश में नहीं देता। लोन कभी भी वो कैश में नहीं देता, वो उस व्यक्ति के अकाउंट में, खाते में पैसा जमा कर देता है। उसके अकाउंट में पैसा जमा कर देता है। तो जब उसके अकाउंट में पैसा जमा करता है, तो उसके अकाउंट में तो पैसा जमा हो गया ना। तो वो उस व्यक्ति ने तो नहीं कराया, वो किसने करवाया है? वो बैंक ने उसको जब लोन दिया, तो बैंक ने उसके अकाउंट में जमा करवा दिया कि भैया हमने लोन दिया, तो लोन का पैसा आपके बैंक में चला। तो बंदे के अकाउंट में पैसा इंक्लूड हो गया, आ गया, जमा हो गया। उसे कहते हैं गौण जमाएं। यानी कि ये वो जमाएं होती हैं जो तब उत्पन्न होती हैं जब बैंक किसी व्यक्ति को लोन देता है या ऋण देता है। ऋण देने के कारण उसके अकाउंट में जो जमा होती है, उसे कहते हैं गौण जमाएं। तो लिख लीजिए, इससे अभिप्राय, एक मिनट, इससे अभिप्राय, इससे अभिप्राय उन जमाओं से होता है, उन जमाओं से होता है, से होता है, जो बैंक के द्वारा, बैंक के द्वारा, जो बैंक के द्वारा लोगों को, लोगों को ऋण देने, ऋण मतलब उधार, ऋण देने पर उत्पन्न होती है। लोगों को ऋण देने पर उत्पन्न होती है। यानी कि वो जमाएं जो लोगों को ऋण देने से उत्पन्न होती हैं। बैंक, बैंक जब ऋण देता है तो उसके अकाउंट में पैसा जमा करा देता है, तो उसको गौण जमाएं कहते हैं, उसको कहते हैं गौण जमाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखिए बेटे, ये बेटे जब हम साख निर्माण की प्रक्रिया करेंगे तो उसमें ये सारे पॉइंट्स यूज होंगे। तो इसलिए आप सबको, आपको पता होना चाहिए प्राथमिक जमाएं क्या होती हैं, गौण जमाएं क्या होती हैं। ठीक है। आगे है बेटे हमारा, न्यूनतम आरक्षित अनुपात किसे कहते हैं? न्यूनतम आरक्षित अनुपात
न्यूनतम आरक्षित अनुपात किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे ये कहते हैं बेटे? किसे कहते हैं इंग्लिश में ना बेटे? इसको क्या कहते हैं? मिनिमम रिजर्व रेशो, मिनिमम रिजर्व रेशो, मिनिमम रिजर्व रेशो, या एक और नाम है इसका लीगल रिजर्व रेशो। इंग्लिश में लीगल रिजर्व रेशो, लीगल रिजर्व रेशो, और शॉर्ट फॉर्म में इसको LRR कह देते हैं। LRR मतलब लीगल रिजर्व रेशो, यानी कि न्यूनतम आरक्षित अनुपात। ये क्या है, इसको जरा समझने की जरूरत है बेटे। जब बैंक के पास जितना भी पैसा आता है, मैं एक रफ स्लाइड ले रहा हूं और नेक्स्ट पेज पे ही समझा दूंगा इसको। क्वेश्चन यहाँ लिख लीजिए, नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लिखवा देता हूँ और वहां समझा भी देता हूँ इसको कि न्यूनतम आरक्षित अनुपात क्या होता है। चलिए पहले समझा देता हूं। देखिए मान लीजिए बैंक के पास टोटल प्राथमिक जमाएं, जिसे मैं PD कहता हूं, प्राइमरी डिपॉजिट्स, लोगों ने बैंक के पास मान लीजिए 1,000 रुपए जमा करवाए। ठीक है, अब बैंक क्या करेगा? बैंक इस 1,000 रुपए को लोन देगा आगे जिनको जरूरत है, ताकि वो पैसा कमा के इंटरेस्ट लोगों को भी दे सके और खुद भी कमा सके। लेकिन बैंक ना बेटे सारा पैसा लोन नहीं दे सकता, उसको कुछ पैसा अपने पास, ध्यान देना, कुछ पैसा अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता है ताकि वो अपने डेली के लेन देन को कर सके। मान लीजिए उसको अपने पास 10%, और ये कौन डिसाइड करता है कितना रखेगा? ये डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बताता है कि आपको अपनी कुल जमाओं का कितना परसेंट अपने खुद के पास रखना है। तो मान लीजिए उसने को कह दिया 10% रखना पड़ेगा आपको अपने खुद के अकाउंट में, ताकि आप अपने लेन देन कर सके। तो यानी कि वो 1,000 का 10% कितना बना? 100 रुपए। तो बैंक को 100 रुपए का एक अलग से कोष बनाना पड़ेगा, रिजर्व बनाना पड़ेगा अपने पास, अलग से रखेगा अपने पैसे। और मान लीजिए एक और अकाउंट होता है, कितना पैसा बचा बेटे? माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 900। वो 900 रुपए का भी लोन नहीं दे सकता, क्योंकि केंद्रीय बैंक कहता है कि भाई जितना भी तेरे पास पैसा आया है, इसका एक मिनिमम परसेंट तू मेरे पास भी रखवा। इसका एक मिनिमम परसेंट, मान लीजिए 20%, मेरे पास भी रखवा, क्योंकि लोगों का पैसा है, तूने सारा लोन दे दिया, कल को तेरे को दिक्कत आई तो मैं कुछ तो पैसा वापस कर सकूं लोगों को, तो मेरे पास भी एक अनुपात तू मेरे पास भी जमा करवा निश्चित। तो मान लीजिए 20%, टोटल का 20% वो केंद्रीय बैंक के पास भी रखेगा। तो कितना रखेगा इसका 20%? 200। तो 200 और माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 700। ये 700 रुपए का वो लोन दे सकता है। तो टोटल डिपॉजिट का कुछ पैसा उसको अपने पास रखना पड़ता है, मान लीजिए 10% मैंने एग्जांपल दिया, और कुछ पैसा उसको केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है 20%। तो टोटल वो 30%, एग्जांपल दे रहा हूं बेटे, ये टोटल 30% वो लोन नहीं दे सकता हमारे वाले इस एग्जांपल। रियल लाइफ में ये परसेंटेज कुछ और हो सकती है, लेकिन ये वो परसेंटेज है दो कि जो बैंक को अपने स्वयं के पास रखना पड़ता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने कहा भैया रखना जरूरी है, क्योंकि अगर तूने सारा लोन दे दिया, कल को जो जिसने जमा कराया है वो भी तो निकलवाने आएगा, उसको कहां से देगा? सारा लोन दे देगा तू तो। और कुछ पैसा तो मेरे पास भी जमा कर। तो जितना भी टोटल करेंगे, जो परसेंटेज आएगी, इसे न्यूनतम आरक्षित अनुपात कहते हैं। समझ में आ गई बात बेटे? चलिए मैं इस लैंग्वेज को अब लिखवा देता हूं आप लोगों को, देखिए राइट डाउन। आंसर लिख लीजिए उस क्वेश्चन का कि न्यूनतम आरक्षित अनुपात किसे कहते हैं। इससे अभिप्राय, इससे अभिप्राय, इससे अभिप्राय व्यापारिक बैंकों, इससे अभिप्राय व्यापारिक बैंकों की कुल जमाओं, व्यापारिक बैंकों की कुल जमाओं, व्यापारिक बैंकों की कुल जमाओं, कुल जमाओं मतलब टोटल डिपॉजिट जो भी उसके पास आता है, कुल जमाओं के उस न्यूनतम प्रतिशत से होता है, न्यूनतम अनुपात लिख लीजिए, न्यूनतम अनुपात से होता है, न्यूनतम अनुपात से होता है, जिसे न्यूनतम अनुपात से होता है जिसे
प्रत्येक व्यापारिक बैंक को, प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपने पास, कुछ अपने पास रखता है, अपने पास, तथा केंद्रीय बैंक के पास, तथा केंद्रीय बैंक के पास रखना अनिवार्य होता है, रखना अनिवार्य होता है, रखना अनिवार्य होता है। उसे कहते हैं हम लोग न्यूनतम आरक्षित अनुपात। ठीक है, तो बेटे ये मैंने छोटी छोटी, व्यापारिक बैंक क्या होता है ये मैंने आपको बताया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइन। तो बेटे मैंने आपको आज की क्लास हमने स्टार्ट करी बैंकिंग की, इसमें मैंने आपको बताया व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, और कुछ छोटी मोटी जमाओं के बारे में बताया। डेफिनेशंस के बाद 3 चीजें आप बेटे बहुत अच्छे से याद कर लेना। एक तो आपकी प्राथमिक जमाएं किसे कहते हैं, वो बहुत काम की चीज है। गौण जमाएं क्या होती हैं, और ये न्यूनतम आरक्षित अनुपात क्या होता है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यूज रहेगा। नेक्स्ट जो वीडियो में लूंगा, नेक्स्ट क्लास जो लूंगा, उस क्लास में मैं एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्यापारिक बैंकों के साख निर्माण की प्रक्रिया को समझा दीजिए। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो वो मैं उसके अंदर करवाऊंगा। ठीक है, तो और बेटे इसी तरह की वीडियोस को आपको लेने के लिए, लगातार मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी है। और बेटे अपने फ्रेंड्स को जिनके पास हिंदी मीडियम में है क्लास इकोनॉमिक्स, उनको बेटे ये वीडियो शेयर कीजिए। और आप भी बेटे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल को, हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस को, ताकि मैं इसी तरीके से आपको वीडियोस अपडेट करता रहूं। ठीक है, और आपकी कोई भी क्वेरीज है वो मेरे एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल है हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस के नाम से, वहां पर आप मेरी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसकी साख निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे। ओके, थैंक यू बेटे, गुड डे, टेक केयर बेटे।